ओके, नाउ इट्स टाइम कि हम इंटरनेशनल टैक्सेशन का कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स कर लें, जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, जो कि बेसिकली पार्ट है असेसमेंट प्रोसीजर का, बट यहाँ पे मॉड्यूल में इस एरिया पे दिया गया, दफ़ा हम यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद DTAA है, छोटा कंसेप्ट वाइज छोटे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। पहले ये सब चैप्टर्स कर लेते हैं जिससे अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ओके, नाउ फर्स्ट सबसे छोटा जो टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी, वो आते हैं। इसमें बेसिकली सेक्शन नंबर 165 से लेके सेक्शन नंबर 177 तक आता है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एक सेक्शन का लिस्ट बना लें, मतलब हर चैप्टर से पहले आप अपने मॉड्यूल में आपका जो भी बुक्स आप रेफ़र कर रहे हैं उसमें एक पेपर पेस्ट करके सारे सेक्शन का नंबर और उस सेक्शन में क्या क्या बेसिकली क्रिप्स, मतलब जो समरी है, समरी इन द सेंस सेक्शन 165 हमको कैसे इक्विजिशन लेवी चार्ज होगा वो बताएगा, 166 हमको कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में बताता है। तो वो कर लें ताकि एग्ज़ाम टाइम क्या हो कि आप जब वो सेक्शन पढ़ें एंड उसका जो हेडिंग आप देंगे वो पढ़ें और उससे आपको रिकलेक्ट होना चाहिए कि वो सेक्शन आखिरकार क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। दिस इज़ वन वे कि आप डायरेक्ट एक्सेस से कर सकते हैं, जैसे कि चलो ये चैप्टर तो छोटा है, जैसे बड़े चैप्टर्स हुए कैपिटल गेन हुए, PGBP हुए, वो सब में आप ये सेक्शन लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, जो कि आपको एक मतलब बेसिकली एक समर, मतलब आपको पूरा चैप्टर का एक समरी मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन आप बहुत सारे कंसेप्ट आप वो सेक्शन देख के ही रिकलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इक्विजिशन लेवी का आने का नीड क्या था, क्यों आया, ये सब हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि अपने कुछ नॉन रेसिडेंट एस्टेब्लिशमेंट्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक हुआ, ठीक है, या गूगल हुआ। तो वो क्या हो रहे थे, उन लोग नॉन रेसिडेंट थे। अब हमारा रेसिडेंट है, अगर एक रेसिडेंट कुछ एक पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, मतलब सपोज एडवर्टीजमेंट को स्पेसिफाइड सर्विसेज के बारे में ही इक्विजिशन लेवी लगेगा। तो सपोज मी एज अ रेसिडेंट इज पेइंग समथिंग टू नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब मैं अपने सपोज इस चैनल का एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, पेड एडवर्टीजमेंट, राइट, पेड एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ थ्रू फेसबुक, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने कुछ पेमेंट किया है फेसबुक को, और ऑब्वियसली एज अ रेसिडेंट अगर मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे PGBP के अंदर उसका रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये हुआ। सेकेंड चीज़, जिसको मैंने पेमेंट किया, दैट इज़ फेसबुक को मैंने पेमेंट किया, सपोज हम ये एज्यूम करें कि फेसबुक का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होता, वो फेसबुक टोटली नॉन रेसिडेंट है, मतलब उसका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, टोटली पूरा वो आउट ऑफ इंडिया काम करता है। तो उस केसेस में क्या होगा, वो एक नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड क्योंकि वो एक नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, मी एज अ रेसिडेंट मैं डिडक्शन क्लेम कर ले रही थी, प्लस जो गवर्नमेंट है वो फेसबुक के ऊपर टैक्स नहीं ले पा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था। देयरफॉर इक्वलाइजेशन लेवी आया। इसमें क्या हो रहा है कि जो रेसिडेंट है, मतलब जो मैं पेमेंट कर रही हूँ फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पज़, तो मुझे ही कुछ अमाउंट, जैसे TDS काटते हैं वैसे ही इक्वलाइजेशन लेवी मुझे ही डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर में उसी के बारे में, कितना % काटना है, नहीं काटी तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या प्रोसीजर्स है, कब हमको फाइलिंग करना है, ये पूरे चैप्टर में यही बताया है। वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 165 से। ओके, तो मैंने ये सब बता दिया। इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर 8 इन द फाइनेंस एक्ट 2016 है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 164 से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर 164 आपको मीनिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी बताता है। दैट मीन्स टैक्स लेवल ऑन कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड सर्विसेज देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो हर टाइप के पेमेंट के ऊपर नहीं लगता है। ये कुछ अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज ही हमको नॉन रेसिडेंट प्रोवाइड कर और उसके लिए हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसी पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो क्या क्या स्पेसिफाइड सर्विसेज है, सेक्शन नंबर 164 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 वो बताता है। दैट इज फर्स्ट है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सेकेंड है एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेसेस और एनी अदर फैसिलिटीज और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली कि किसी दूसरे के वेबसाइट में मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ। एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटीज और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या एनी अदर सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई सर्विसेज नोटिफाई करें जिसमें वो इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करना चाहें तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 165 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 की जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो 6% पे लेवी होगा ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज जो कि रिसीव होगा बाय अ पर्सन बीइंग अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम अ पर्सन इन रेसिडेंट इन इंडिया इन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट हैविंग अ पी इन इंडिया। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी 6% पे लगेगा, किस पे, जो भी हमारा स्पेसिफाइड सर्विसेज है, जो कंसिडरेशन है उसमें अपना 6% लगेगा। नाउ किस पर लगेगा, कौन कौन इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट करेगा? अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, कोई भी कौन है, मतलब कौन है वो, मतलब जो पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, अपना कौन पेमेंट कर रहा है, आइदर जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और वो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है, एंड लिखा है ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और अ नॉन रेसिडेंट बट उसका जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पी मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर उस वो नॉन रेसिडेंट है हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, तो वो पेमेंट कर सकता है कोई नॉन रेसिडेंट को। तो जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज उसमें 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वलाइजेशन लेवी कब कब चार्जेबल नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट बताया कि किसके लिए होगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो थर्ड वाले में आ जाओ, वे द पेमेंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और द पी इन इंडिया इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ नॉट फॉर माई पर्पज ऑफ बिजनेस या नॉट फॉर माई पर्पज ऑफ प्रोफेशन, तो अगर उसके लिए मैं जो भी पेमेंट कर रही हूँ वो हमारा इसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट अगर पर्सन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एंड यू शुड एडवर्टाइज फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस से प्रोफेशन, ठीक है। फर्स्ट में आते हैं कि एक नॉन रेसिडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, पहला तो हो गया पर्सन रेसिडेंट इंडिया कैरियर और बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहा है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक नॉन रेसिडेंट है, अच्छा ये वाला नहीं, इधर नहीं आते हैं, इसका फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हम ये जो कंपलसरी, मैंने आपको एक जब एग्जांपल बताया था मैंने एक लाइन ये बताया कि अपन एज्यूम करें कि फेसबुक का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो इन दैट केस ओनली इक्वलाइजेशन लेवी विल बी लेविएबल, ठीक है। मतलब अगर जो भी नॉन रेसिडेंट है जो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो फेसबुक है ऐसा सर्विस हैव इन पी इन इंडिया एंड द स्पेसिफाइड सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी, ठीक है। अगर उस फेसबुक का अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में हम नॉर्मल टैक्स निकाल सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा नॉन रेसिडेंट है जिसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, क्योंकि एंड तभी तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर टैक्स नहीं लेवल कर सकती, देयरफॉर इक्वलाइजेशन लेवी लगा है। अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स उनसे कलेक्ट कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि इक्वलाइजेशन लेवी कब कब चार्जेबल नहीं होगा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई भी पीई इंडिया में नहीं है तब उसमें इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। मतलब अगर नॉन रेसिडेंट है और उसमें पीई, उसका जो पीई है वो इंडिया में है और वो जो सर्विसेज है वो कनेक्टेड विद सच पीई है, तो यहाँ पे हमारा इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर बोला व्हेन द पेमेंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर बिजनेस या प्रोफेशन के बेसिस में नहीं है तो यहाँ पे हमारा इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम को जो स्मॉल प्लेयर्स हैं डिजिटल डोमेन में उनके लिए ये मतलब एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आपका जो कंसिडरेशन है जो भी आप स्पेसिफाइड सर्विसेज आपको मिल रहा है थ्रू नॉन रेसिडेंट और आप उसमें जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस कंसिडरेशन का अगर वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे आपको इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि ये रिलीफ है टू स्मॉल प्लेयर्स इन द डिजिटल डोमेन, ओके। नेक्स्ट ये वो सेक्शन नंबर 164 में हमारा मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड इक्वलाइजेशन लेवी था। 166 में हमारा चार्ज था। तो एक बार आप नोट्स मतलब अगर आप समरी बना रहे हैं सेक्शन नंबर 164 लिख के इक्वलाइजेशन लेवी एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज डेफिनेशन 165 में चार्ज आते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 166, यहाँ पे उसका जो होगा वो है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, सो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 166 दैट इज कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो कि रेसिडेंट है एंड उसका एंड वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही वो पेमेंट कर रहा है, और कोई भी नॉन रेसिडेंट having a permanent establishment in India, he is responsible for the direction of equalization levy। रेट क्या है 6% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, हमने पढ़ा कि स्मॉल डोमेन प्लेयर्स को एग्जेम्पशन दिया गया है 1 लाख रुपीज़ तक। अगर आपका जो कंसिडरेशन है 1 लाख रुपये से कम है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी रिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन नंबर 165 हमको 166 हमको बोल रहा है दैट इज टाइम पीरियड फॉर रेमिटेंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो जो
इक्वलाइजेशन लेवी उन लोग जो ये जो रेसिडेंट है और जो नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, उन्होंने जो डिडक्ट किया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है अप टू द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, कैलेंडर मंथ नेक्स्ट हमारा होगा, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं किया तो ही विल बी लायबल टू पे द लेवी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और बेसिकली कहाँ डिपॉजिट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं बाय रेमिटिंग इनटू आरबीआई या एसबीआई, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे बताया कि आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको इमीडिएटली फॉलोइंग द सेट कैलेंडर मंथ का 7th ऑफ द मंथ में आपको डिपॉजिट करना है जो आप अमाउंट डिडक्ट किए इक्वलाइजेशन लेवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन नंबर 167 दैट इज फर्निशन ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट फर्निश करना है। तो जो भी एसएससी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो एक मतलब एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा और डिलीवर करेगा एसेसिन ऑफिसर को या कोई भी अदर अथॉरिटी या जिनसे जो भी जिसको भी हम बोर्ड ने प्रिस्क्राइब कर रखे उसको एक स्टेटमेंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में जिसको हम फॉर्म नंबर 1 बोलेंगे उसमें उस एसएससी को देखो फर्स्ट एवरी एसएससी को फाइल करना है स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म जो कि फॉर्म नंबर 1 है टू द एसेसिन ऑफिसर और टू एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी जो कि ऑथोराइज बाय बोर्ड है। कब करना है, ऑन और बिफोर 30th जून इमीडिएटली फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड उस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके 30th जून को ऑन दैट डे या बिफोर 30th जून उनको एक रिटर्न फाइल करना है फॉर्म नंबर 1 में। एंड दिस रिटर्न फाइल कैन बी डिजिटल साइंड और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी साइन हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ आपको बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न के बारे में बता रहे हैं कि अगर एसएससी ने फर्निश नहीं किया रिटर्न को विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 1 में जो कि हमारा 30th जून वाला अभी जो हमने जस्ट पढ़ा, वो अगर एसएससी फर्निश नहीं कर रहा है वो रिटर्न को विद इन टाइम लिमिट या उसने क्या किया, उसने विद इन टाइम तो रिटर्न फाइल किया बट कुछ मिस्टेक्स पता चले अपने को, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसने टाइम के अंदर, देखो यहाँ पे 2 रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, अगर टाइम के अंदर क्या अगर टाइम के अंदर नहीं किया तो उसको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। बट एक है यहाँ पे अगर टाइम के अंदर किया बट उसको पता चला कि कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो जो भी बिलेटेड रिटर्न या जो भी रिवाइज रिटर्न होगा उसको उनको फाइल करना है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्पेसिफाइड सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड। सपोज स्पेसिफाइड सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड ऑन 25th जुलाई 2020, उसका एंड कब होगा, उसका एंड होगा 31st मार्च 2021 एंड दैट फ्रॉम दैट 2 years उनको रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे बोल रहा है टाइम लिमिट फॉर स्टेटमेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एसएससी फर्निश नहीं किया स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब वो 30th जून को नहीं किया, अगेन बिलेटेड भी नहीं किया, अगेन रिवाइज भी नहीं किया, तो जो एओ है वो एक नोटिस सर्व कर सकता है अपन एसएससी रिक्वायर हिम टू फर्निश द स्टेटमेंट। एक नोटिस सेंड करेगा कि भाई सो कॉज नोटिस होगा कि भाई जल्दी जल्दी तू क्या कर, तू स्टेटमेंट फर्निश कर। एंड देन जो एसएससी है उसको विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ सच नोटिस, जब उसको नोटिस मिलेगा उसके विद इन 30 days उसको वो स्टेटमेंट फाइल करना है, ओके। सेक्शन नंबर 167 इज़ क्लेरिकल, मतलब आपको बस याद रखना है कि फॉर्म ए में जाएगा 30th जून जाएगा, नहीं जाएगा बिलेटेड और रिवाइज में 2 years का आपको टाइम दिया है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था 166 में कि 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 168 इट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट हमको 167 में मिला है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अपने को 167 में मिला है बाय द एसएससी, तो जो वो स्टेटमेंट है उसको हमको प्रोसेस करना है अंडर सेक्शन 168। तो इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, इसमें कोई अरिथमेटिकल एरर है वो चेक करेंगे, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या होगा, ओके तो ये सेक्शन का मैं आपको समरी बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 168 प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट जो कि अंडर सेक्शन 167 एसएससी कर रहा है तो वो स्टेटमेंट को हम प्रोसेस करेंगे फर्स्ट, ठीक है। उसमें प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो अरिथमेटिकल एरर्स वगैरह है उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। अगेन यहाँ पे क्या होगा, अभी हम रेक्टिफाई करेंगे तो समटाइम्स क्या होगा, आइदर वो रिफंडेबल हो जाएगा अमाउंट, सपोज हमने ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड हो जाएगा, या फिर कुछ हमको एक्स्ट्रा सम पेबल होना पड़ेगा। तो ये जो भी तक केस होगा आइदर हमको एक्स्ट्रा सम पे करना पड़ेगा या जो हमारा इंटरेस्ट है हमारा जो रिफंड है वो अगर होगा तो उसके लिए जो एसेसिन ऑफिसर है प्रोसेसिंग करने के बाद वो एक इंटीमेशन फाइल करेगा, ओके। क्या फाइल करेगा, याद रखो इंटीमेशन फाइल करेगा। इसका टाइम पीरियड क्या है, जो भी इंटीमेशन है उसको विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। ना हमने कब रिटर्न फाइल किया था, ऑन बिफोर 30th जून ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 1 year तक, ठीक है।
टू बी सपोज हमने 30 जून को रिटर्न फाइल किया था तो उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2020 को फाइल किया तो 31 मार्च 2021 हमारा एंड हो जाएगा। एंड उसके विद इन 1 ईयर अपने को ये इंटीमेशन साइन अपने को मतलब असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेशन सेंड करना है इंडिकेटिंग कि कुछ एक्स्ट्रा सम पेबल है या कुछ रिटर्न रिफंड हो रहे हैं तो ठीक है। अगर खाली सिर्फ और सिर्फ हमको एक्स्ट्रा कुछ सम पे करना है, उसमें कोई भी हमारा इंटरेस्ट लेवी पेनल्टी नहीं है, तो ये जो इंटीमेशन हम फाइल कर रहे हैं ना वही हमारा डिमांड ऑर्डर हो जाएगा। बट अगर हमको जो असेसिंग ऑफिसर है उसमें वो बोल रहा है कि उसमें कुछ हमको इंटरेस्ट कुछ पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, तो उसको अगेन एक अलग से नोटिस ऑफ डिमांड सेंड करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2 में एसएससी को। ठीक है, क्लियर है। 168 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो, अगर इंटरेस्ट लेवी और पेनल्टी है उसके लिए एक अलग से नोटिस जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड इन फॉर्म नंबर 2। अगर ये केस नहीं है, रिफंड का केस है सपोज, तो इसमें हमारा जो हमने इंटीमेशन सेंड किया था ना वही इंटीमेशन हमारा डीम टू बी डिमांड नोटिस हो जाएगा। क्लियर है। दैट वॉज सेक्शन नंबर 168। ओके, यहाँ पे देखो फॉर्म नंबर 2 लिखा है, ये वो बताया है। नाउ 169 इट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी मिस्टेक अपेरेंट है ऑन रिकॉर्ड्स, मतलब हमको वो रिकॉर्ड देखने से ही पता चल गया कि इसमें कुछ मिस्टेक है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो उस में अमेंड सच इंटीमेशन ऑन सुओ मोटो और मिस्टेक बॉट टू नोटिस बाय एसएससी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मतलब हमने जो इंटीमेशन दिया है तो उस इंटीमेशन को जो असेसिंग ऑफिसर एट द सुओ मोटो उसको अमेंड कर सकता है, या फिर अगर वो जो मिस्टेक है एसएससी ला के बताए कि देखो तुम्हारे इंटीमेशन में ये मिस्टेक है, तो वो उस इंटीमेशन को अमेंड कर सकता है। टाइम पीरियड क्या है, इंटीमेशन कैन बी अमेंडेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन सॉट टू बी अमेंडेड वॉज इशूड। तो जिस दिन हमारा इंटीमेशन इशू हुआ था उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 1 ईयर तक हम क्या कर सकते हैं, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। Again, not very important point of view for question answers and for exam. Okay, now very important section number 170 आपको बताता है कि अगर आपने क्या नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, आपने ठीक टाइम पे आपने डिपॉजिट नहीं किया है लेवी को, तो आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा 1% और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी एप्लीकेबल ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ लेवी। ठीक है, तो मतलब जो भी एसएससी जो कि आपको फेल टू क्रेडिट द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन अ पार्ट बिफोर विद इन 7 ऑफ द मंथ। 7 ऑफ द मंथ कब पड़ी थी ये बताओ। ये जो 7th हमने क्या पढ़ा था कि हमको जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसको कब करना है, विद इन 7 ऑफ द मंथ करना है। तो हम ये वाला सेक्शन नंबर 166 था। अगेन सेक्शन अभी याद नहीं होगा, वो आप लिखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। तो उसमें सेक्शन नंबर 166 रेड विथ 170 में ये आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट है 1% और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी एप्लीकेबल ऑन लेट डिपॉजिट। अगर आप 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग कैलेंडर मंथ में नहीं किए तो 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर कुछ सपोज 4 जुलाई में है तो 4 पूरा जुलाई भी आपको मंथ में काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 177 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 दैट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट और पे इक्वलाइजेशन लेवी। मतलब आपने लेट डिपॉजिट किया तो 1% इंटरेस्ट लगेगा, बट आपने क्या ऐसे किया, आपने डिडक्ट ही नहीं किया। अगर आप डिडक्ट ही नहीं किया तो आपको 100% आपको इक्वलाइजेशन लेवी दैट एसएससी फेल टू डिडक्ट वो आपको करना पड़ेगा पेनल्टी के हिसाब से। ठीक है, इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, ऑब्वियसली आपको इक्वलाइजेशन लेवी तो पे करना है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, एंड उसके ऊपर आपको पेनल्टी लग जाएगा 100% ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी दैट इज अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट ही फेल्स टू होल्ड बी लायबल। मतलब आपको इक्वलाइजेशन अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो कितनी बड़ी पेनल्टी है, देखो कितनी बड़ा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी जो आपने नहीं किया वो तो करोगे ही। सेक्शन 170 में लेट जितना लेट डिपॉजिट करोगे, जितना लेट डिडक्ट करके डिपॉजिट करोगे उसमें 1% आपका लगते जाएगा ही। उसके साथ एक पेनल्टी ऑफ कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी का लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फेलियर टू रेमिट इक्वलाइजेशन लेवी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर। अगर आपने उसको रेमिट नहीं किया तो हमने खाली अभी तक इंटरेस्ट पड़ा था, वो लेट डिपॉजिट का था, और अगर आपने रेमिट अपने पे नहीं किया है तो लेवी तो आपको पे करना ही करना है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट आपको पे करना है और उसके साथ आपको एक पेनल्टी लग जाएगा ₹1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूस इस लेवल। मतलब जब तक आपका ये जो फेलियर कंटिन्यू हो रहा तब तक आपका हर दिन 1000 रुपये लगता जाएगा। हाउएवर सच पेनल्टी शैल नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट ही फेल टू पे। ऑब्वियसली द पेनल्टी शुड नॉट एक्सीड द इक्वलाइजेशन लेवी। देयरफॉर यहाँ पे आपका मैक्सिमम पेनल्टी में 100% दे दिया है। ठीक है, कभी भी पेनल्टी एक्सीड नहीं होगा इक्वलाइजेशन लेवी तो आपको 1000 पर डे लगता जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ओके,
नाउ सेक्शन नंबर 172 दैट इज पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हमने सेक्शन नंबर 167 में पढ़ा, फॉर्म नंबर 1 में अपने को 30 जून से पहले रिटर्न फाइल करना है, बट अगर हम नहीं कर रहे हैं अब तो 30 जून और विद इन 30 डेज और 30 जून में नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम एसेसिन ऑफिसर ने हमको एक नोटिस भी इशू किया, उसके नोटिस में अपने को 30 डेज़ के बाद पे करना था, सॉरी फाइल करना था, और उस 30 डेज़ में भी हमने फाइल नहीं किया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस बाय एओ, जो पेनल्टी लगेगा वो ₹100 पर डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूस तक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फर्दर नो ऑर्डर इम्पोज अ पेनल्टी एंड दिस चैप्टर शैल बी मेड अनलेस एसएससी हैज गिवन है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा पेनल्टी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 171 में पढ़ा अभी यहाँ पे, और सेक्शन नंबर 172 में पढ़ा। ठीक है, तो ये पेनल्टीज जो हमारा है वो नहीं लगेगा इन केस यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहा है, मतलब उसके पास रीजनेबल क्लॉज रीजनेबल रीजंस हैं कि क्यों उसने पे नहीं किया है। सेक्शन नंबर 173 फर्दर एक बात तो ये बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है कि कब मतलब बेसिकली सेक्शन नंबर 173 हमको ये बता रहा है कि कब हम पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते हैं सेक्शन नंबर 171 में एंड सेक्शन नंबर 172 में। तो फर्स्ट तो ये था अगर अपना रीजनेबल रीज़न है, कॉज है, तो हम क्या नहीं करेंगे, पेनल्टी हम इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, फिर है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 174 दैट इज़ अपील्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो एसएससी है, ठीक है, जो एसएससी है वो अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वो सपोज यहाँ पे जो हमने पेनल्टी इम्पोज किया सेक्शन नंबर 171 और 172 में, उससे जो एसएससी है वो एग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को। ठीक है, सीआईटी अपील्स को वो क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट ऑफिसर। तो जब जो ये जो पेनल्टी इंपोज किया, ये पेनल्टी इंपोज करने के लिए ऑर्डर पास करेगा ऑब्वियसली असिस्टेंट ऑफिसर, उस डेट से विद इन 30 डेज वो क्या कर सकते हैं, अगर जो एसएससी है वो एग्रीव्ड है तो वो सीआईटी अपील्स के पास जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो फॉर्म नंबर 3 में होगा और प्रेस्क्राइब मैनर में होगा, उसके साथ वो जो अपील करेगा उसमें फाइन बोल रही हूँ, फीस लगेगा ₹1000 का। इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है या थ्रू ईवीसी हो सकता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है उसको उसके साथ फर्निश करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एसएससी अगेन एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर मेड बाय सीआईटी अपील्स, जो भी यहाँ पे हमने अंडर सेक्शन 174 हमने जो ये पढ़ा अपील हमने किया सीआईटी अपील्स को, फर्दर उसके बाद भी जो एसएससी है वो एग्रीव्ड है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, यहाँ पे एसएससी अगर एग्रीव्ड है सीआईटी अपील से तो वो जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी ऑफिसर भी अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को, अगर जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है अगर उसको लग रहा है कि जो सीआईटी अपील्स का ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कोई भी ऑर्डर जो कि सीआईटी अपील्स फाइल कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है एसएससी ऑफिसर को कि जा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा। ठीक है, टाइम लिमिट अगेन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर शॉट टू बी अपील अगेंस्ट दिस रिसीव, मतलब जब भी सीआईटी अपील जो ऑर्डर पास है जब वो रिसीव हो रहा है उसके विद इन 60 डेज आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन आपका जो फीस है वो ₹1000 है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 176, यहाँ पे पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई भी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट कर रहा है जो कि फॉल्स है अंडर दिस चैप्टर और विल मेड देयर अंडर, या फिर डिलीवर कर रहे हैं अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, ठीक है, मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है या कोई भी अकाउंट या स्टेटमेंट दे रहा है जो कि फॉल्स है एंड विच ही आइदर नो और बिलीव टू बी फॉल्स, मतलब वो जानता है कि वो आइदर फॉल्स है या वो ट्रू नहीं है, मतलब ही मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी वेरिफिकेशन, या वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अकाउंट बता रहा है जो कि गलत है एंड वो जानबूझ के गलत बता रहा है, उसको पता है कि वो जो बता रहा है वो गलत है या फिर वो सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विथ फाइन। ठीक है, एंड जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं वो उसमें जो काम होते हैं सब यहाँ पे हो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो जो प्रायर सैंक्शन ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 176, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 177 ओके, नाउ ये फर्दर यहाँ पे ये जो बता रहा है आपको एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये अगेन ये सब जो सेक्शंस हैं ये आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड 178(9) भी पावर टू मेक रूल्स इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड 180 इज ऑल्सो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज एम्पावर टू रिमूव, एंड अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो रहा है तो वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में और उसमें वो जो डिफिकल्टी है उसको रिमूव कर सकता है। हाउएवर नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफ प्रोविजन ऑफ द चैप्टर कमिंग टू फोर्स, 2 साल तक ही वो रिमूव कर सकते हैं डिफिकल्टी, क्योंकि अगर नया जब भी लॉ आता है तो लोगों को कंप्लाइंस करने में दिक्कतें होती है, तो 2 साल तक ही वो ऑर्डर रिमूव कर सकता है, उसके बाद तो लोग यूज हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी डिफिकल्टी रिमूव नहीं करना है।
ठीक है। एंड नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि कंसिक्वेंशियल प्रोविजन है ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी, दैट इज सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 50 एंड सेक्शन नंबर 40 AIB, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1050 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 1050 ये बोल रहा है कि जो बंदे स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फेसबुक वाले, उनको जो भी इनकम, यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेसिडेंट वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं फेसबुक में, दैट मीन्स यहाँ पे फेसबुक स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जब रेसिडेंट पर्सन ही यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर ले रहा है तो यहाँ पे फेसबुक को वापस टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो भी इनकम अराइज हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज, वो हमारा एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 50, ठीक है। एंड नाउ 40 AIB के ऊपर ये बोल रहा है कि अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसका डिडक्शन जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आप कर रहे हैं, मतलब आप सपोज मैं रेसिडेंट हूँ, मैं ₹1000 पे खर्चा कर रही हूँ फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए, एंड 1000 तो नहीं क्योंकि 1 लाख तक तो है, सपोज मैं ₹2 लाख खर्चा कर रही हूँ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए और मैं इसमें इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट नहीं की, तो ये जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है उसको मैं डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती हूँ। हाउएवर जिस साल अगर सपोज सब्सिक्वेंट ईयर में मैंने इक्वलाइजेशन लेवी कर दिया विद इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे फिर डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ। वही हमको 40 AIB बता रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज योर इक्वलाइजेशन लेवी। इसके बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, बट एक बार मैं चाहती हूँ कि फिर से रिवाइज कर दूँ फटाफट। बट अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो, मतलब क्लियर हेडेड हो, एकदम आपको सब ऑलरेडी याद हो गए हैं, तो अब ये रिवीजन पार्ट स्किप कर सकते हो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि 2 मिनट लगेगा, सुन लो। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर हमको पता है कि हमको इक्वलाइजेशन लेवी क्यों आया है, ठीक है, वो फर्दर मैं नहीं चाह रही हूँ। सबसे पहले सेक्शन नंबर 164 में हमको 2 चीज़ बताया, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब और स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब। इसमें स्पेसिफाइड सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, दिस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे फिर डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर फैसिलिटीज़, या फिर अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो सर्विसेज आ जाएंगे। सेक्शन नंबर 165 में हमको बता रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी 6% पे लगेगा। कौन पे करेगा? जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है एंड हिज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एज नॉन रेसिडेंट हैविंग PE इन इंडिया, ठीक है। और कब चार्जेबल नहीं होगा? अगर जो नॉन रेसिडेंट है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, 1 लाख से ज़्यादा एक्सेड नहीं कर रहा है, या फिर जो पेमेंट हो रहा है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको रिलीफ है वही 1 लाख वाला। उसके सेक्शन नंबर 165 दैट इज कलेक्शन एंड रिकवरी। तो यहाँ पे हमको कलेक्शन में 6 ये सब तो पता ही ये वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 7th ऑफ द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द साइड कैलेंडर मंथ अपने को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने को करना है, अदर हम RBI को रेमिट कर सकते हैं या SBI को रेमिट कर सकते हैं, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 167 में हमको एक स्टेटमेंट फर्निश करना है फॉर्म नंबर 1 में ऑन और बिफोर 30th जून ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगर हम विद इन टाइम नहीं कर रहे हैं तो अपने को बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, और अगर हम विद इन टाइम कर रहे हैं और उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको हमको रेक्टिफाई करने के लिए एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्पेसिफाइड सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड। जिस साल आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 2 साल तक अपने को बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो आपको एक नोटिस कर सकता है, नोटिस देने के बाद आपको विद इन 30 डेज आपको वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसिंग ऑफ सच नोटिस आपको क्या करना है, आपको फाइल करना है रिटर्न, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 168 यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट आप फर्निश किए हैं जो असिस्टेंट ऑफिसर, उसमें एरिथमेटिकल एरर कुछ है तो उसको रेक्टिफाई करेगा और आपको इंटीमेशन देगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ सम पे करना है या आपको कुछ रिफंड अगर मिलेगा तो, और वो इंटीमेशन आपको करना है विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड, ठीक है। रिटर्न जिस साल फाइल हुआ था उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 1 month आपको ये इंटीमेशन फाइल करना है ना। अगर आपका कोई भी डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है तो जो हमारा इंटीमेशन है वही हमारा डिमांड नोटिस हो जाएगा। हाउएवर अगर आपको कोई इंटरेस्ट लेवी पेनल्टी लगेगा तो आपको फॉर्म नंबर 2 में अलग से नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 169 आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बता रहा है, तो अगर SSC ऑफिसर सुओ मोटो या फिर अगर SSC नोटिस में ला रहे हैं तो वो इंटीमेशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट कर सकता है विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन वॉज इशूड, ठीक है। ये था आपका 169। 170 आपका इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट आ रहा है 1% पे। 171 आपका पेनल्टी है जो कि फेल्स टू डिडक्ट, तो आपको यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी तो लगेगा, इंटरेस्ट अंडर 170 तो लगेगा, उसके बाद 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी भी आपको पेनल्टी लगेगा। और अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो पे में अगेन आपका एक अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी तो आपको पे करना ही है, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, उसके साथ आपको ₹1000 पर डे का आपको क्या लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है। हाउएवर जो ये ₹1000 पर डे है वो आपका अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी से एक्सेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 172। अगर आपने लेट फाइल किया है रिटर्न को, मतलब आपको आपने आज 30 जून के अंदर तक नहीं फाइल किया, आपने नोटिस मिलने के 30 डेज़ के अंदर फाइल नहीं किया है, तो जो आपको पेनल्टी है ₹100 पर
डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूस लग सकता है। ठीक है। सेक्शन नंबर 173 बोल रहा है कि अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है या पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देने के बाद अगर जो वो सेटिस्फाई है तो ये पेनल्टी आपका नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एसएससी है अगर वो पेनल्टी से एग्रीव्ड है तो वो जाके सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर, और उसके साथ आपको 1000 रुपीज़ फीस देना है। नाउ अगर एसएससी एग्रीव्ड है बाय द सीआईटी अपील्स तो वो जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर उसके साथ साथ एसएससी ऑफिसर भी जा सकता है। अगर जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है और फिर देन वो डायरेक्ट कर सकता है एसएससी ऑफिसर को कि अपील के पास जाए। अगर इसमें जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, बट यहाँ पे 30 डेज की जगह 60 डेज है। ठीक है। 176 में आपको पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट करें एनी वेरिफिकेशन डिलीवर करें अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स तो विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन। अगेन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स भी लग जाएंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करना है तो उसके लिए आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का सैंक्शन चाहिए। 178 179 नॉट इंपॉर्टेंट। 180 में आपको पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जब नया नया आया 2 साल के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं। नाउ वेरी टू इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 1050, तो जो स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए जो भी इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एंड 40 IB में अगर आपने इसमें क्या नहीं किया है, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया है तो आपको जो भी अमाउंट एज अ रिडक्शन मिलता वो नहीं मिलेगा। फर्दर अगर आपने सब्सिक्वेंट ईयर में कभी इक्वलाइजेशन भी को डिडक्ट कर दिया है तो उसमें जो आपको रिडक्शन नहीं मिला तो वो अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है। हो तो दिस वॉज योर रिविजन। नाउ कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे? तीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जल्दी से कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कोर रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या रीज़न है फॉर द डिफरेंस, जो टैक्सेशन लॉ में डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के हमारा 6% पे लग रहा है एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन में अलग टाइप का टैक्स लग रहा है। तो क्या रीजंस हैं? तो ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट हमको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में नेशनल बाउंड्रीज का एब्सेंस है, मतलब अपने को पता नहीं चलता बाउंड्रीज, मतलब फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है तो अपने को पता चलता है कि ये इधर इंपोर्ट हो रहा है, ये इधर एक्सपोर्ट हो रहा है। एब्सेंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स होना ज़रूरी नहीं है, फिजिकल डिलीवरी होना ज़रूरी नहीं है कुछ कुछ केसेस में। तो देयरफॉर इस सब और यहाँ पे जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली साइबर स्पेस में हो रहा है। तो देयरफॉर हमको पता नहीं चलता कि कौन से प्लेसेस में ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुए हैं। देयर बाय सोर्स रूल इंप्लीमेंट करने के लिए, सोर्स रूल मतलब जहाँ से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे हमारा टैक्स बेसिकली लगता है। तो ई कॉमर्स के लिए हमारे पास सोर्स रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है। देयरफॉर यहाँ पे हमको डिफरेंट सेट ऑफ टैक्सेशंस लेने पड़ते हैं फॉर ई कॉमर्स एंड फॉर ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ठीक है। Again, absence of national boundaries, no requirement of physical presence of goods, sometimes no physical delivery and completely cyber space में होता है जिससे कि अपने को प्लेस ही नहीं पता चलता कि जहाँ कहाँ भी हम सोर्स रोल इम्प्लीमेंट करें। Now, next question number 2 है that e-commerce transactions have replaced concept generally associated with international transaction traditionally. Discuss briefly the issue involving such transaction. तो typical taxation issue related to, मतलब क्या typical taxations होते थे, issues होते थे related to e-commerce है। First कि हम locate ही नहीं कर पाते, second बार पढ़ रही हूँ पहले, locate ही नहीं कर पाते हैं कहाँ पे transaction हो रहा है, कहाँ कौन tax payers हैं। हम मतलब identify नहीं कर पाते थे कि कौन purchaser है, कौन seller है, कौन tax payer है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। एंड फर्स्ट यहाँ पे लिखा है डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग अ नेक्सस और लिंक बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड टैक्स इन जुरिडिक्शन। तो बेसिकली हम समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा हमारा जुरिडिक्शन है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है। तो हम बेसिकली जो नेचर ऑफ पेमेंट हम कर रहे हैं वो किस कैरेक्टर्स का, ये हम समझ नहीं पाते थे। देयरफॉर यहाँ पे हमको इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा। ठीक है। अगेन दैट टू इज़ अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ ही सकते हैं। नाउ ग्रेट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आपका इक्वलाइजेशन लेवी का एक अप्रोच समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, वो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टिक वुड फर्नीचर अंडर द ब्रांड नेम प्योर वुड। ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स ओवरसीज सेल्स या एक्सपोर्ट इट लॉन्चेस अ मैसिव एडवर्टीजमेंट कंपेन टू ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो देयरफॉर मतलब यहाँ पे वो बेसिकली कुछ सेल ऑफ टिक वुड कर रहे हैं, उसके लिए वो एक मैसिव एडवर्टीजमेंट कंपेन किया है। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इट यूटिलाइज द सर्विस ऑफ PQR INC ए लंडन बेस्ड कंपनी। तो वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए लंडन बेस्ड की कंपनी को चूज़ किया है एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने 5 लाख पे किया है। अगेन फर्स्ट चीज़ आपके मन में जो स्ट्राइक होना चाहिए दैट इज 1 लाख से ज़्यादा तो यहाँ पे आपको इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा for such services. Now during the tax implication TDS discuss the tax implications and TDS implications. माइंड यू गाइस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि आपको इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, आपको ये सब लिंक करना है कि यहाँ पे PQR INC है, उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है।
हाउएवर आपको क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़े थे, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस इफ़ PQR हैज़ नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इफ PQR हैज़ अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो आपको हालांकि ये जो दो दे दिया है उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अगर ये दोनों नहीं दिया रहता तो अपन को दिक्कत होता समझने के लिए। देयरफॉर अपने को क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक कंपेन के बारे में बड़ा है। फर्स्ट क्लू हमारा एडवर्टीजमेंट कंपेन है, ठीक है। सेकंड है कि ये इंडियन कंपनी है और ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है, तो ये सब कुछ हमारे क्लूज हो सकते हैं। अगेन 5 लाख से ज़्यादा तो इसमें इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा ही। तो फर्स्ट हमने को यहाँ पे चैप्टर 8 बता दिया है इक्वलाइजेशन लेवी। सेक्शन नंबर 164 में स्पेसिफाइड सर्विसेज का डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ये और ये, तो अपने को वो लिख देना है। अगेन किसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 लाख बिजनेस ऑफ प्रोफेशन या फिर NR का अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ पे पूरा अगर PQR का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो यहाँ पे 6% पे अपना चार्जेबल हो जाएगा। एंड इक्वलाइजेशन अभी 30,000 होगा। एंड उसको पे करना है कब, वो भी आपको लिख देना है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जितना आप जानते हैं उसके बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पे हाउएवर ये भी लिखा है कि अगर हमने उसको डिडक्ट नहीं किया तो जो 40A IB में हमको जो डिडक्शन अवेलेबल था वो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो PQR INC का जो भी इनकम हो रहा है 5 लाख का, उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। वो इनकम एग्जेंट हो जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 50। तो बेसिकली आपको अभी जो भी आप सेक्शन इसमें लिंक कर पा रहे हैं लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वे PQINC हैज़ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। यहाँ पे देखो, सॉरी, हाँ यहाँ पे व्हेन द नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग द स्पेसिफाइड सर्विसेज हैज़ अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड द स्पेसिफाइड सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इस केसेस में हमारा जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो लेवी नहीं होगा। तो अगर हमारा इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा TDS का सेक्शन नंबर 195 अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपको 40A I का भी बताना है। ये भी हमने PGB में पढ़ा है कि अगर आपने TDS को डिडक्ट किया नहीं, कलेक्ट नहीं किया तो आपने को जो डिस अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, मतलब हमको जो एक्सपेंस का अलाउड थे वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ये था इक्वलाइजेशन लेवी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।